जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आप सबको लोहड़ी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी। एंड दोस्तों, आज दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही आर्टिकल्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से हैं, इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट है। देखिए, हिंदू में आर्टिकल एक आया था एम के नारायण जी का, जहां पे वो बात करते हैं एंटरिंग इनटू अनसर्टेनिटी द ईयर टू 2023। व्हाई आर वी एंटरिंग इनटू अनसर्टेनिटी? जियोपॉलिटिक्स से, आईआर से संबंधित है। बातें उसमें कुछ वही करी गई हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, इंडिया के नेबरहुड की बात हो, वो बातें कुछ रेपिटेटिव है, हमने ऑलरेडी इन द पास्ट भी डिस्कस करा है। उसके अलावा मेरे को हिंदू में कोई और रेलेवेंट आर्टिकल नहीं लगा था, इस करके आज हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से दो आर्टिकल्स उठाएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है। कुछ ही हफ्तों में बजट अभी अनाउंस होगा। तो यहां पे एक आर्टिकल संतोष मेहरोत्रा जी ने लिखा है कि क्या भारत सरकार के पास जगह है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। और एक आर्टिकल स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। क्या पोटेंशियल रखता है स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव इन द डोमेन ऑफ G20? ना क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे आप जानते हैं, वो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं आज की चर्चा। लिमिटेड रूम फॉर पब्लिक स्पेंडिंग। तो जैसे आपको पता है कि भारत सरकार कुछ ही हफ्तों में अपना बजट अनाउंस करने वाली है। अब ये 9वां और आखिरी बजट होगा बिफोर दी जनरल असेंबली इलेक्शन, जो 2024 में होंगे। अब अक्सर ये डिबेट आ जाती है कि क्या फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन किया जाएगा या फ्रीबीज बांटी जाएगी, कि क्या बजट पॉपुलिस्ट होगा, यानी कि लोगों के लिए मास अपील होगा, या फिस्कल प्रूडेंस का भी खास ख्याल रखा जाएगा। बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट दैट वी आर कमिंग आफ्टर 3 years ऑफ पैंडेमिक, एंड आफ्टर 3 years ऑफ पैंडेमिक सरकार का खर्चा भी बहुत हुआ था, फिस्कल डेफिसिट भी बहुत बढ़ गया था। तो हमको फिस्कल प्रूडेंस के रास्ते पे चलना है। हमको पैसे सोच समझ के खर्च करने हैं, ठीक चीजों पे खर्च करने हैं, ताकि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें अपने स्कैर्स रिसोर्सेज का। आईएमएफ का माने, वर्ल्ड बैंक का माने, बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ऑलरेडी कह चुकी हैं कि इस साल 2023 में आईएमएफ ने बोला है 1/3 of the global economy will be headed to a recession. Now we are all waiting for this war to end, and definitely जो recessionary trends हैं वो improve करेंगे. But nevertheless it is going to be very interesting because why? बहुत सारी एजेंसीज फिर भी कह रही हैं कि amidst all the gloomy things happening around the world, India will still grow जैसे वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि India will still grow between 6.5 to 6.7%. Now we need to sustain this momentum. Now what do we have to do in order to sustain this momentum? इस आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिक देखने को मिलेगा। हम अक्सर ये बात कहते हैं that India is in a bright spot, but कुछ रियलिटीज यहाँ पे कॉलमनिस्ट ने यहाँ पे प्रकट करी है। इनफैक्ट अगर मैं संतोष मेहरोत्रा जी की बात करूं तो वो एक बहुत एमिनेंट प्रोफेसर हैं, जेएनयू में इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम प्लानिंग कमीशन के साथ भी किया था जब प्लानिंग कमीशन था। अब तो चलो नीति आयोग हो चुका है। और जॉबलेस ग्रोथ के बारे में उन्होंने काफी हद तक बातें करी थी। 2012-13 की बात है, आपको याद होगा जॉबलेस ग्रोथ को लेके बहुत बातें चल रही थी 2012-13 में। जॉबलेस ग्रोथ को लेके यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस बहुत बार मेंस में पूछे हैं। तो इस चीज को उन्होंने बहुत अपहोल्ड करा है दैट देखिए अभी बहुत गैप है कि जितने लोगों को हम स्किल इंपार्ट कर रहे हैं, पहली बात तो उतने लोगों को हम स्किल इंपार्ट एक्चुअल में नहीं कर पा रहे हैं जितना हमने टारगेट रखा है, और साथ के साथ लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल पा रही है। पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसी बातें उन्होंने पास्ट में भी कही हैं, इस आर्टिकल में भी कहते हैं। भारत सरकार का मकसद है, गोल है कि भारत को विकसित देश बनाना है 2047 तक। अब हाई इनकम कंट्रीज जो है उनका पर कैपिटा इनकम कितना होता है? $12,000 प्रति एनम। अब देखिए सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम कितना है? $72,000। हमारा पर कैपिटा कितना है? $2,000। तो भी बहुत कम है। लेकिन अगर हमने एंटर करना है, अगर हमने इस बॉल पॉइंट फिगर तक एंटर करना है, अगर हमने एक हायर इनकम कंट्री बनना है, हमको आने वाले 25-26 साल कंसिस्टेंटली 7 to 7.5% जीडीपी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट, हमारी आबादी भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो डेफिनेटली जहां पे 7 to 7.5% जीडीपी ग्रोथ की बात आती है, जब आबादी बढ़ रही है तो वी हैव टू एक्सेलरेट दैट ग्रोथ टू समवेयर अराउंड 9% कंसिस्टेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 25 years. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, वी हैव सीन मैसिव कंट्रैक्शन बिकॉज ऑफ कोविड इन द लास्ट 2.5 years. नाउ एम्बिशियस प्लान्स है, लेकिन आइए यहां पे कुछ रियलिटी की बात समझते हैं। जो हमारा जीडीपी है, 60% ऑफ जो हमारी जीडीपी है, दैट इज अकाउंटेड बाय व्हाट? दैट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे पास अगर जेब में पैसे होंगे, हम चीजें कंज्यूम करेंगे, दैट विल ड्राइव द जीडीपी। नोटबंदी के बाद कॉलमनिस्ट कहते हैं दैट देयर हैज बीन अ फॉल इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकॉज देयर हैज बीन अ प्रोपोर्शनेट फॉल इन द जॉब ग्रोथ एज वेल, एंड दिस फॉल इन द जॉब ग्रोथ एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ कोविड। नाउ
if we have to become a developed economy, if we have to move away from being an agrarian economy, we need to have more non-farm jobs. तो यहां पे आंकड़े बताते हैं कि लगभग 75 लाख नॉन फार्म जॉब्स जनरेट हुई थी 2004 से लेके 2012 के बीच में. ये वो डेकेड था, ये वो 8-9 साल थे जब भारत ने 8% जीडीपी ग्रोथ देखा था लगातार. लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ 7-8 सालों में, तो ये जो नॉन फार्म जॉब्स का जो आंकड़ा है वो काफी कम है. यानी कि लगभग 30 लाख नॉन फार्म जॉब्स हम जनरेट कर पा रहे हैं पिछले 7-8 सालों में. नाउ दिस वॉज अ ड्रामेटिक ड्रॉप एट अ टाइम व्हेन 5-6 मिलियन न्यू यंग पीपल, देखिए अब ऐसा है कि लोग पढ़ लिखकर वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनकी एस्पिरेशंस मीट नहीं हो पा रही हैं. शायद इतने बच्चे वर्कफोर्स में एंटर आज से 15-16 साल नहीं कर रहे थे जितने आज कर रहे हैं. फिर 2017-18 में सरकारी डेटा, यानी कि भारत सरकार ने रिलीज करा था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. अब वो डेटा कहता था कि जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 साल से ज्यादा, यानी कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी पिछले 45 सालों में नहीं हुई थी. अब यहां पे अगर हम बात करें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है. जैसे कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है फॉर जीडीपी ग्रोथ. इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है. इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, तो ही कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो ही जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है, तो ही कंजम्पशन ड्रिवन होगा. ठीक है. अब अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा है वो कम होता दिखाई दे रहा है पिछले कुछ सालों में. भारत सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनहेरिटेड बाय द करंट गवर्नमेंट वाज अराउंड अबाउट 32% ऑफ द जीडीपी इन 2013-14. नाउ आफ्टर नोटबंदी, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, दैट टुक अ हिट. Then obviously because of COVID that again took a hit. Now the private sector is saying one thing that look, the government has to spend in 4 pennies and then we will spend in 2 pennies. आप 4 पैसे खर्च करेंगे तो ही 2 पैसे हम खर्च करेंगे. ठीक है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की यहां पे बात हो रही है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी कि इनपुट आपके पास है, कैपेसिटी इंस्टॉल्ड आपके पास है, लेकिन उतना आउटपुट आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट उतना नहीं आ पा रहा, यानी कि आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं लेकिन आपका आउटपुट 70 का ही है. ठीक है. अगर आपने 100 इन्वेस्ट करे हैं तो आपका आउटपुट 150 का होना चाहिए. टारगेट ये होना चाहिए. तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है दैट हैज बीन फॉलिंग ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स. नाउ इट वाज रनिंग बिलो 70% इवन बिफोर कोविड. लेट मी ऑल्सो टेल यू, before COVID struck, successively 9 quarters before COVID struck, we had seen a very dismal economic growth. उसके बाद कोविड के बाद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो और नीचे गिरा. करंटली अभी कितना है, 74% पे है. अभी भी इतना इंकरेजिंग ये फिगर नहीं है जो कि प्राइवेट फर्म्स को इंकरेज करे कि वो आगे आके पैसे और इन्वेस्ट करें. पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ही हायरिंग हो पाएगी, तो ही लोगों को नौकरी मिल पाएगी. तो ये डिवाइड अभी हम देख रहे हैं कि लोग अपनी डिग्रीज लेके बैठे हैं. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, पढ़े लिखे बेरोजगार के बच्चों के पास डिग्रीज है, उन्होंने क्वालिफिकेशन करी हुई है सारी की सारी, टेक्निकल डिग्रीज हो, फार्मास्यूटिकल में डिग्री हो, कहीं पे भी हो, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है बिकॉज प्राइवेट कंपनीज अभी हेसिटेट कर रही हैं और पैसा लगाने में और हायरिंग करने में. फिर अब एमएसएमई की बात आती है. देखिए एमएसएमई आपको जैसे पता है कि लगभग 45% ऑफ दी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के कारण होते हैं. लगभग 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी वो एमएसएमईज के द्वारा होती है. और बल्क ऑफ द नॉन फार्म जॉब्स, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, नॉन फार्म एंड इनफॉर्मल जॉब्स आर जनरेटेड बाय द एमएसएमई सेक्टर. नाउ दे ऑल्सो टुक अ वेरी हैवी बीटिंग आफ्टर द नोटबंदी. ठीक है. बिकॉज देखिए अब इतनी आसानी से वो डिजिटाइज नहीं हो पाए. अब देखिए यहां पे अब हम क्रिटिक नोटबंदी की नहीं करने वाले हैं, जो कॉलमनिस्ट के व्यूज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. कॉलमनिस्ट का ये कहना है कि देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है वो तो कैश पे ही चलता था. अब इतनी जल्दी कहो कि वो डिजिटल हो जाए, डिजिटाइज हो जाए, इतना जल्दी नहीं होता. पैंडेमिक के बाद एमएसएमई सेक्टर को और ठेस पहुंची. हालांकि 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जो निकाला था भारत सरकार ने पैंडेमिक के टाइम पे, ये कहा था कि एमएसएमई सेक्टर को भी राहत मिलेगी. उसके बावजूद भी एमएसएमई सेक्टर को इतनी राहत नहीं मिली है. ठीक है. देयरफॉर जो एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की, प्राइवेट सेक्टर की, वो ये है कि सरकार को अपना खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा. तो आर्टिकल में कॉलमनिस्ट बार बार चेतावनी देना चाह रहे हैं
कि यदि तो सरकार कोई ऐसा बजट बनाती है जो कि फ्रीबीज बांटने में बिलीव करे या बड़ा पॉपुलिस्ट हो या मास अपील वाली बात हो, तो वो शायद बजट ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो शायद फिस्कल प्रूडेंस का रास्ता नहीं फॉलो कर पाएगा। सरकार अगर पैसे और खर्च करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हम इंक्रीमेंट देखेंगे। हालांकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात पिछले बजट में भी करी गई थी, कैपिटल फॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ भी था पिछले बजट में जो आंकड़े आए थे। देखना है कि कैसे ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। अब एमएसएमईज को भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनको बहुत अटेंशन मिले इस बजट में। खास करके 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करते हैं। कौन से सेक्टर्स हैं? गारमेंट्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, फर्नीचर। तो जहां तक अगर मैं गारमेंट्स की बात करूं, लेदर की बात करूं, टेक्सटाइल्स की बात हो, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश हमसे कहीं गुना ज्यादा आगे हैं, तो हमको ये बात थोड़ा एड्रेस करनी पड़ेगी। देन अगेन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात, जैसे आपको मैंने बताया था कि वो इंसान जो कि काम करने को तैयार है, इच्छुक है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अब ये जो आंकड़ा है हमारे नौजवानों के अंदर, ये जो आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। ओवरऑल दिस हैज गॉन अप फ्रॉम 6% इन 2012 टू 16% इन 2021। 80% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन तो ली है, लेकिन वो कॉलेज के बाद भी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद भी, कॉलेज में जाने के बाद भी, उनका फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन भी मिल गई, सेकेंडरी एजुकेशन भी मिल गई, कॉलेज में भी चले गए, लेकिन तभी भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। वोकेशनल एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफी यहां पे एम्फसाइज करा गया है। बहुत हमने एम्बिशियस टारगेट रखे थे स्किल इंडिया मिशन के चलते। कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था मिशन उद्यम पाथ के चलते, जहां पे हमने ये आंकड़ा सामने रखा था कि इतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, इतने लोगों को स्किल नहीं करा जा रहा। बेशक हमारे यहाँ पे आईटीआई सेंटर्स बहुत हैं, स्किल सेंटर्स बहुत हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। डिस्करेज्ड वर्कर्स, जो शेयर है ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो भी कम हो रहा है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आने वाले समय में जो हमारी आबादी है वो एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होने वाली है, यंग पॉपुलेशन कम होगी। तो एम्प्लॉयमेंट रेट जहां पे 43% था 2016 में, दैट हैज फॉलन डाउन टू 35-36% इन 2022। इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। बेशक दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, दुनिया में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड एवरेज कितना है? 60%। तो डिस्करेज वर्कर्स, लोगों को नौकरी मिल भी नहीं रही है, और जिनको मिल रही है उनको तसल्ली से वो सैलरी नहीं मिल रही है जो सैलरी की वो ख्वाहिश रखते हैं। कंक्लूजन, सो डेफिनेटली देयर विल बी लिमिट्स इन द फोर्थकमिंग बजट। सरकार के ऊपर भी कि कितना वो पब्लिक स्पेंडिंग को रेस कर सकते हैं, कितना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं। पब्लिक डेट टू जीटीपी, अब पब्लिक डेट में आपका इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट दोनों आता है, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज आती हैं, सरकार ने जो बोरोइंग्स करी हैं मार्केट से, इंटरनल रिसोर्सेज से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए। अब जो पब्लिक डेट है वो भी बढ़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली पैंडेमिक के टाइम पे सरकार को खर्चा बढ़ाना था, अब खर्चा बढ़ाने के लिए पैसे बोरो करने थे। तो सरकार को यहां पे टेम्पटेशन, ये इस टेम्पटेशन पे फॉल नहीं करना। आइडिया तो बहुत अच्छा है कि इलेक्शन का साल है तो फ्रीबीज बांटो, पॉपुलिस्ट बजट बनाओ, लेकिन नहीं, ये चीज की चेतावनी इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ने दी है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं होना चाहिए। नाउ पॉपुलिस्ट बजट को लेके अब ये सेम आर्टिकल यहां पे हिंदू में भी आ जाता है, इंटरव्यू के बेसिस में, क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस में, लेकिन ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाला मुझे ज्यादा रेलेवेंट लगा था। नाउ स्टार्टअप 20 एंड द पोटेंशियल फॉर चेंज, इसकी बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं भारत को G20 प्रेसिडेंसी मिली है जो कि दिसंबर 2023 तक है। अब यहां पे एक स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव विद इन द G20 एम्बेड भारत ने इंट्रोड्यूस करा है। ये क्या है? एक एंगेजमेंट ग्रुप है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो G20, अब G20 में डेवलपिंग देश भी हैं, डेवलप्ड देश भी हैं, आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि G20 में और डेवलपिंग देश शामिल हो। तो ये जो इंगेजमेंट ग्रुप है, इसका पोटेंशियल है कि कैसे G20 को एकदम से तब्दील किया जा सकता है, और कैसे अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे अपनी सिनर्जी के साथ, इनोवेशन के साथ, शेयर्ड कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है, इंक्लूसिविटी के साथ, कैसे G20 के डेवलपमेंट एजेंडा को और डेवलपिंग इकोनॉमीज के कंसर्न्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, सबके चैलेंजेस लगभग सेम ही रहते हैं। भारत सरकार की बहुत कोशिश रही है पिछले कुछ 7-8 सालों में कि कैसे एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया जा सकता है जो कि स्टार्टअप्स के लिए फेवरेबल हो। अब एक फैसिलिटेटिव इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया है जहां पे आज के टाइम पे कितने सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं, लेकिन हर एक स्टार्टअप को सॉफ्ट बैंक से फंडिंग नहीं मिलती है, हर एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं है, हर एक स्टार्टअप डेकाकॉर्न नहीं है।
ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया एक हब बन चुका है इनोवेटिव स्टार्टअप्स का, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, डिफेंस में हो, स्पेस में हो, एडुटेक में हो, कितने सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं। और भारत सरकार की भी कोशिश है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव्स के चलते स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। तो भारत के पास ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू लीड दिस एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के चलते जो टॉप स्टार्टअप्स हैं भारत से और बाकी G20 देशों से, वो अगेन अपने आइडियाज, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे और नए आइडियाज के जरिए जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, जो सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, जो इनइक्वालिटी सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती हैं, कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ये गोल होगा इस स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव का। स्टार्टअप्स बहुत एसेंशियल हैं फॉर ड्राइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, ये हमको पता है। इनफैक्ट स्टार्टअप्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट मीट करना है। अब यहां पे हमारे यहां पे 107 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि यूनिकॉर्न वो कंपनी है, यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिनकी जो वैल्यूएशन है दैट इज मोर देन $1 मिलियन, ठीक है। अब इनका जो कंबाइंड वैल्यूएशन है वो कितना है, 340 यानी कि $341 बिलियन का इन 2022। अब भारत एग्जाम्प्लीफाई करता है इस सक्सेस को थ्रू देयर अडैप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ वी हैड नेवर इमेजिन्ड मे बी 10 years बैक इतना ज्यादा बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा, लेकिन वो मिला है पिछले कुछ सालों में। अब कोलैबोरेशन के थ्रू इस एंगेजमेंट ग्रुप के जरिए जो मेंबर कंट्रीज के जो स्टार्टअप्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी डेवलपिंग देशों में क्या क्या की इश्यूज हैं, ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कैसे अब ये जो स्टार्टअप इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, कैसे ये सोशल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं लोकल कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करके, है ना। बिकॉज लोकल कम्युनिटीज के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं जो कि एडवांस कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा को। खास करके जब हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, हम वातावरण को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना हो, पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो, ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, तो ये सब मुद्दों पे जो स्टार्टअप्स हैं अपनी सिनर्जी दिखा सकते हैं। अब क्या क्या अड़चने आती हैं स्टार्टअप्स को, अब डोमेस्टिकली देखिए बहुत सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हैं। अगेन ऑल्दो नेवरदलेस भारत सरकार की कोशिश रही है स्टार्टअप्स को फ्लरिश करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपको मैंने कहा हर एक स्टार्टअप गुरुग्राम में, मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में नहीं है। बहुत सारे ऐसे टियर 3, टियर 4 सिटीज भी हैं जहां पे स्टार्टअप्स फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। इनका इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा हो सकता है सोसाइटी के ऊपर, लेकिन अब ये कॉम्पीट भी कर रहे हैं न्यू और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के चलते। अब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, स्पेस सेक्टर हो, डिफेंस हो, तो ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है जहां पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब यहां पे अगर अच्छी बात तो है कि कंपीट कर रहे हैं स्टार्टअप्स, लेकिन अगेन यहां पे रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आ जाते हैं। अब ये रेगुलेटरी प्रोसेसेस के साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को, एजुकेशन को, स्किल एनहांसमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, वो बात बहुत जरूरी है। तो जब ये सारे स्टार्टअप्स कोलैबोरेट करके अपने आइडियाज शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज का भी सोल्यूशन निकलेगा और सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनेगा। तो बहुत जरूरी है सरकार के द्वारा, सरकारों के द्वारा कि वो स्टार्टअप्स को ऐसा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ऐसी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करें जिनके चलते उनके जो बिजनेसेस हैं वो और फैसिलिटेटिव हो सकते हैं। बेशक उनको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से, फंड मैनेजर से फंडिंग नहीं मिल रही, लेकिन सरकार क्या कर सकती है जो कि उनका काम आसान बना सके। स्टार्टअप 20 कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन एड्रेसिंग डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस जो कि स्टार्टअप्स फेस करते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल अगेन रेगुलेशन की बात आती है, लीगल फ्रेमवर्क्स की बात आती है, तो लगभग जितने भी स्टार्टअप्स हैं डेवलपिंग देशों में खास करके, उनके चैलेंजेस सेम ही रहते हैं। फंडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज जो स्टार्टअप्स फेस करते हैं वो है एक्सेस टू फंडिंग। वो सिक्योर नहीं कर पाते हैं कैपिटल को। जस्ट एज आई सेड कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जरूर हैं मार्केट में, लेकिन हर एक इन्वेस्टर हर एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। खास करके अगर हम बात करें अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की या रूरल एरियाज में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, तो पॉलिसी मेकर्स का इन द डेवलपिंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और इंडिया इस बात को मोबिलाइज भी कर सकता है G20 की प्रेसिडेंसी के चलते कि कैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस चैलेंज को एड्रेस करने में। तो उसी तरह से भारत सरकार की कोशिश रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा करा गया था। और ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म सपोर्ट, सहायता देता है औरतों को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, मेंटरशिप की बात हो या नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करने की बात हो। और बहुत सारे हजारों महिलाओं के जो स्टार्टअप्स हैं, वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, उनको सिक्योर फंडिंग दिलाने में इस प्लेटफॉर्म ने काफी मदद भी करी है।
तो वे फॉरवर्ड विद इन द G20 स्टार्टअप 20 बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. हाउ कैन स्टार्टअप 20 प्ले अ रोल इन एज फार एज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. स्टार्टअप 20 जो है वो अब क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर की बात हो रही है, नॉलेज शेयरिंग की बात हो रही है, रिसोर्स शेयरिंग की बात हो रही है, सो दिस इनिशिएटिव कैन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज बिटवीन ईच एंड एवरी स्टार्टअप्स. ठीक है, और thereby helping to level the playing field and accelerating progress especially in the developing world. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में. एंड कंक्लूजन में तो स्टार्टअप 20 कैन डेफिनेटली हेल्प टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना, रूल ऑफ द लॉ कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, कैसे सोसाइटीज और स्टेबल और प्रॉस्परस हो सकती हैं, क्योंकि अभी हम बात करते रहते हैं कि बहुत अनसर्टनिटी में रह रहे हैं, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल चुका है. तो डेफिनेटली ये इनिशिएटिव कैन प्ले अ लॉन्ग रोल, कैन प्ले अ गुड रोल इन प्रोवाइडिंग मच नीडेड political stabilities especially in the developing economies as well. Now question of the day, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. इजी क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द स्टार्टअप 20 इनिशिएटिव, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ स्टार्टअप्स ऑन इंडियन सोसाइटी, ये सेकंड पार्ट है. व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस व्हिच स्टार्टअप्स फेस इन द डेवलपिंग कंट्रीज. 250 वर्ड्स में आपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है और आप इस आंसर को पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग. टू गेट एक्सेस टू दिस चैनल, यदि आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिखाई देगा. क्लिक करेंगे लिंक को तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा. यहाँ पे आप अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं. कोशिश रहती है शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर शेयर करने की. एज फार एज द बेस्ट आंसर जो कल का क्वेश्चन था वो नंदिनी का है, नंदिनी फतरोद जी का. सो वेरी वेल डन नंदिनी. और नंदिनी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये आंसर लिखा है, बिल्कुल वर्ड लिमिट में आंसर लिखा है, और इनका आंसर पढ़ के लग भी रहा है कि लगभग इनको 7 to 8 मिनट्स लगे होंगे आंसर लिखने में. क्रिस्प पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे हैं पर्टिनेंट टू द क्वेश्चन. प्लीज इस आंसर को जरूर रीड करिएगा, इसको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा. चलिए, सो दोस्तों आज की चर्चा में इतना ही रहेगा. मिलेंगे हम बहुत जल्द अपने अगले लेसन में, अपने अगले डिस्कशन एनालिसिस के वीडियो में. तो आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.